कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका टीचिंग इंस्टीट्यूट में। बात करेंगे आज हम लोग सीटीईटी 2022 के लिए रेगुलर आपको क्लास हमने चालू कर दिया है। आज हमारी क्लास ईवीएस की है, पर्यावरण अध्ययन की है। आज पर्यावरण अध्ययन की पहली क्लास है, यानी प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर उन क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे जो आपको कंटेंट में मिलते हैं, यानी एनसीईआरटी बुक में जो मिलती है। एनसीईआरटी बुक से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे, और 15 नंबर उससे पूछे जाते हैं। 15 नंबर आपके जो पैडागोजी फॉर्म से पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चनों को भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो डेली आपको क्लास मिल जाती है। आज हमने पहले बार 15 क्वेश्चनों को लिया है। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपके कितने राइट आंसर हो पाए हैं। टीचिंग इंस्टीट्यूट कंप्लीट नोट्स तैयार कर चुकी है। आप नोट्स लेने के लिए सीटेट 2022 के लिए 7634993536 नंबर पर आप व्हाट्सअप करके कंप्लीट नोट्स ले सकते हैं। तो चलिए आज का पर्यावरण का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगर आपको पर्यावरण और अच्छी तरीके से पढ़ना है, तो पर्यावरण में अच्छे मार्क्स लाना है, तो एनसीईआरटी वाली बुक जो हमने आपके लिए उसके लिए नोट्स तैयार करके रखा है, या तो व्हाट्सअप करके मंगा सकते हैं, और या फिर इनके लिए हमने एक वीडियो आपके लिए अपलोड करके रखा है। उन वीडियो में जाके आप वहाँ पर देख सकते हैं। करीब 1 घंटे वाली वीडियो है। वहाँ पर क्लास 3 से क्लास 5 तक आपको टोटल कंटेंट वहाँ पर मिल जाएगी एनसीईआरटी बुक से, और आपको वहाँ पर कहीं पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षक को प्रभावित करने वाला वातावरणीय कारक क्या है? अभिप्रेरणा, शिक्षक का व्यक्तित्व, स्वाध्याय की विधि, ऑप्शन डी है अभ्यास। क्या राइट आंसर होगा? शिक्षण को प्रभावित मतलब जब आप टीचिंग करवा रहे हैं, टीचिंग स्किल को प्रभावित करना, इफेक्ट जो करता है, उसका जो कारण क्या है, वातावरणीय कारण के बारे में आपको यहाँ पर बताने हैं। तो राइट आंसर बताइए, क्या राइट आंसर होंगे? शिक्षण का जो प्रभावित करेगा वो शिक्षक का व्यक्तित्व होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? शिक्षक का, टीचर का पर्सनैलिटी होगा। ठीक है, पर्सनैलिटी होगा। पर्सनैलिटी यहाँ पर वातावरणीय कारक के रूप में आएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। सतत और व्यापक मूल्यांकन में 2 शब्द आता है, 2 शब्द सतत और व्यापक। सतत का मूल्यांकन करने के लिए वर्तमान में से मूल्यांकन का प्रयोग नहीं की जाती है, यानी सवाल पूछा गया है सतत से। ठीक है, सतत से सवाल आपसे पूछा गया है, सतत का मूल्यांकन करने के लिए वर्तमान में नहीं की जाती है। इनमें से एक ऐसा ऑप्शन है जो मूल्यांकन नहीं की जाती है सतत के संबंध में। तो मतलब 3 यहाँ पर की जाती है, तो आपको यहाँ पर बताने हैं। ऑप्शन ए है निदानात्मक मूल्यांकन, रचनात्मक मूल्यांकन, सृजनात्मक मूल्यांकन, संगणनात्मक मूल्यांकन। चलिए राइट आंसर बताइए, क्या राइट आंसर हो गया? निदानात्मक मूल्यांकन हम लोग करते हैं, रचनात्मक मूल्यांकन हमने बताया था आपको करते हैं, संगणनात्मक मूल्यांकन करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सृजनात्मक मूल्यांकन नहीं करते हैं। जो चीज़ें हम नहीं करते हैं वही सही होगा, क्योंकि क्वेश्चन नेगेटिव फॉर्म में पूछा गया। अगर आप पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, टीचिंग इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपको अभी फर्स्ट टाइम अगर सीटेट अगर आप दे रहे हैं तो बहुत चीज़ें संभवतः ये है कि आपको समझ बहुत कम आ रही होंगी। अगर आप लगातार हमारे टीचिंग इंस्टीट्यूट के साथ बने रहेंगे तो आपको हम टीचिंग इंस्टीट्यूट का वादा है कि आपको अच्छी तरीके से तैयारी करवा के अच्छे मार्क्स के साथ आपको पास आउट जरूर करवाएगी। बस आप हमारे साथ बने रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत महत्व देता है सिर्फ ज्ञान के अर्जन पर, सिर्फ अभ्यास द्वारा सीखने पर, व्यक्ति के रुचि और इच्छा को ध्यान में रखकर सीखने पर, इनमें से कोई नहीं। अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत का महत्व आपसे पूछा है, राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। व्यक्ति के रुचि और इच्छा को ध्यान में रखकर सीखने का अनुभवजन्य अधिगम कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। एनसीएफ 2005, एनसीएफ 2005 यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, इसके लिए भी हमने एक वीडियो आपको बना के दे दिया है। आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पर मिल जाएगा, या फिर आप व्हाट्सअप करके वो वीडियो आप हमसे मांग सकते हैं। ठीक है, हम आप उसको लिंक दे देंगे। तो एनसीएफ 2005 का सीटेट में बहुत बड़ा रोल रहता है। सीटेट नहीं, इवन जो भी आप अपने अपने राज्यों से टीचिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं तो वहाँ से एनसीएफ का जो एग्ज़ाम्स में सवाल आता है, मिनिमम हर साल
3 से 5 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, तो इतने बेहतर मार्क्स आपको मिल जाते हैं एक ही वीडियो में। चलिए, एनसीएफ 2005 के अनुसार कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक नहीं है। मतलब आपको भी पता है, ईवीएस जो आते हैं, पर्यावरण अध्ययन जो आपको पढ़ाए जाते हैं, कक्षा 1 और 2 में नहीं पढ़ाए जाते। इसका कारण क्या है ये बताना है। इस स्तर पर बच्चे पढ़ना लिखना नहीं जानते, इस स्तर पर बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तक का भार न हो, इस स्तर पर संदर्भ युग अधिगम परिवेश प्रदान करना चाहिए। उपरोक्त सभी। क्या राइट आंसर होगा आपको यहाँ पर बताने हैं। चलिए, इस स्तर पर संदर्भ युक्त अधिगम परिवेश प्रदान करना चाहिए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। पर्यावरण अध्ययन में शामिल है प्राकृतिक परिवेश, सामाजिक परिवेश, आर्थिक परिवेश, उपरोक्त सभी। पर्यावरण अध्ययन में क्या शामिल है ये आपको बताने हैं। जब आप ईवीएस पढ़ते हैं, ठीक है, ईवीएस कक्षा पढ़ते हैं, तो एनसीईआरटी वाली बुक अगर आप पढ़ते हैं, देखिए एनसीईआरटी वाली जो बुक पढ़ते हैं उनमें से सभी कुछ यहाँ पर शामिल आपको अगर बारीकी से आप पढ़ेंगे, प्राकृतिक परिवेश के बारे में बात की गई है। हाँ, प्राकृतिक परिवेश वहाँ पर सामाजिक परिवेश के बारे में बात की गई है, आर्थिक परिवेश के भी बारे में बात की गई है। तो ऑप्शन नंबर राइट आंसर डी हो जाएगा। सिर्फ एनसीईआरटी नहीं, एससीईआरटी भी अगर आप पढ़े होंगे तो वहाँ पर सभी चीज़ों कक्षा हम जब ईवीएस पढ़ेंगे तो ईवीएस 1 to 5 का होगा। 1 to 5 में जितने भी टॉपिक आप पढ़े हैं आज तक, जितने भी आप पढ़ रहे हैं या पढ़ते हैं, उन सभी टॉपिक से सवाल आपसे पूछा जाएगा। ठीक है। विद्यार्थियों का अधिगम मानसिक विकास होता है अच्छे साहित्य द्वारा, शारीरिक परिश्रम द्वारा, मानसिक कार्यों द्वारा, सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा। विद्यार्थियों का जो अधिकतम मानसिक विकास होता है किसके द्वारा होता है, ये सवाल पूछा है और राइट आंसर आपको यहाँ पर बताने हैं। देखो, मानसिक विकास के बारे में पूछा तो मानसिक कार्य के द्वारा ही होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन। शिक्षा बिना बोझ के, लर्निंग एजुकेशन विदाउट बर्डन। एजुकेशन क्या है? एजुकेशन विदाउट बर्डन के बारे में यहाँ पर बात की गई है। तो यह उल्लेख दिया गया किसका? संविधान के 86वें संविधान संशोधन द्वारा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 द्वारा, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 द्वारा। उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर बताइए। कोई तो एक होगा, कोई तो एक होगा। हमने आपको कहा था एनसीएफ के बारे में, एनसीएफ 2005 अगर बारीकी से आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर उनमें कहा गया है लर्निंग विदाउट बर्डन, यानी शिक्षा बिना बोझ के। एनसीएफ 2005 ये आपसे कहती है। एनसीएफ 2005 का फुल फॉर्म होगा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, यानी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005। चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन आगे कहता है मानचित्र के द्वारा, जब हम मानचित्र पढ़ते हैं उनके द्वारा क्या होता है, यह सवाल आपसे पूछा है। मानचित्र के द्वारा विषय वस्तु को रोचक तथा सरल बोधगम्य बनाया जा सकता है, नई नई चीज़ों का अध्ययन करवाया जा सकता है, बालक अपने परिवेश के आसपास की परिस्थितियों के सापेक्ष स्थिति का ज्ञान अर्जित करता है, बालक तुलनात्मक अध्ययन करना सीख लेता है। कितना क्वेश्चन आपको लगता होगा? ऑप्शन ए, बी, सी, डी, तीनों ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे, लेकिन होंगे तो एक ही सही। ठीक है। देखिए, मानचित्र में हम लोग क्या करते हैं? सापेक्ष स्थिति देखते हैं। अपनी जो स्थिति आसपास के जो स्थिति देखते हैं वो सापेक्ष देखते हैं। यानी मान लीजिए यहाँ पर भारत है तो भारत के बगल में कौन सा राज्य, कौन सा स्टेट है, भारत के बगल में कौन सा कंट्री है, अपने देश के बगल में कौन सा कंट्री है, अपने स्टेट के बगल में कौन सा स्टेट है। अगर हम मानचित्र देखते हैं तो कौन सा जिले के बगल में कौन सा जिला है, तो सापेक्ष स्थिति वहाँ पर दर्शाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। प्राथमिक स्तर पर निम्न उपागमों में से किसका अनुपालन करना चाहिए? ऑप्शन ए, अमूर्त से मूर्त, अंश से पूर्ण, सरल से कठिन, मूर्त से अमूर्त। ठीक है। चलिए, अमूर्त से मूर्त करेंगे, अंश से पूर्ण करेंगे, सरल से कठिन करेंगे, मूर्त से पूर्ण करेंगे। चलिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बी, सी, डी। क्या होगा इसका राइट आंसर बताइए।
सिंपल क्वेश्चन है और क्वेश्चन का आंसर आप अच्छी तरीके से दे पाएंगे। देखिए, सरल से प्राथमिक लेवल की अगर हम बात करेंगे तो आप सरल से कठिन की ओर जाएंगे। मूर्त जो चीज़ आप जानते हैं, जो चीज़ आप बच्चे देखते हैं, बच्चे देखकर सीखते हैं, उससे और अमूर्त के बीच में जाएंगे, अब्स्ट्रैक्ट में जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तीसरा और चौथा, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक की सबसे पहली प्राथमिक होनी चाहिए। पर्यावरण अध्ययन जब आप पढ़ा रहे हैं तो शिक्षक को सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, ये बातें आपसे पूछी गई है। बच्चे के अभिभावक से मिलना, बच्चे का मानसिक सांस्कृतिक प्रोफाइल तैयार करना, विभिन्न अमूर्त अवधारणाओं की प्रभावशाली व्याख्या करना, बच्चों की परस्पर क्रियाओं का अवलोकन करना। तो क्या होगा राइट आंसर, बताइए यहाँ पर आपके हिसाब से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बच्चे का मानसिक सांस्कृतिक प्रोफाइल करना। सबसे पहले बच्चे का मानसिक और सांस्कृतिक, बच्चे का जो स्टैंडर्ड देखेंगे, बच्चे जो कितने स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं, उनकी जो आईक्यू कितनी अच्छी है, वे आप जो चीज़ आप उसे पढ़ा रहे हैं क्या उसे समझ आएंगी। आप उसे इंटरनेशनल बातें करेंगे क्या वो समझेगा, आप उसे राजनीतिक बातें करेंगे क्या वो समझेगा, आप विभिन्न प्रकार के पेड़ों के बारे में बात करेंगे क्या उसे समझेगा, आप उसे क्लाइमेट चेंज यानी मौसम जलवायु परिवर्तन के बारे में बात करेंगे क्या वो समझेगा कि नहीं समझेगा, इन बारे में पहले जानना पहला। दूसरा, सांस्कृतिक परिवेश, सामाजिक परिवेश, वो कहाँ से आए हैं, वो जिस समाज से आए हैं क्या वो डेवलपिंग समाज है, क्या वो गांव से आए हैं, क्या वो शहर से आए हैं, क्या वो उनके जो पढ़े लिखे हालात हैं, उसके माँ बाप पढ़े लिखे, उसके आसपास पढ़े लिखे, इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे, तब उसे आप बेहतर शिक्षा दे पाएंगे। चलिए, राइट आंसर आपको मिल गया। आगे बढ़ते हम लोग। इनमें से कौन सा समावेशी शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। ठीक है, समावेशी शिक्षा, समावेशी शिक्षा के बारे में कुछ बातें बता दें। ऐसी शिक्षा जहां हम लोग सभी जाति, वर्ग, धर्म, लिंग भेदभाव किए बिना एक कक्षा में, एक स्कूल में सबको शिक्षा देते हैं, उसे हम समावेशी शिक्षा कहते हैं। समावेशी शिक्षा असमर्थ और सामान्य दोनों प्रकार के बालक होते हैं। असमर्थ बालक को आवश्यकता अनुरूप कुछ विशेष सुविधा दी जाती है। शिक्षक बालकों में आपसी सूझबूझ विकास हेतु प्रेरित करते हैं। बालक एक दूसरे की सहायता से निरपेक्ष भाव रखते हैं। राइट आंसर बताइए क्या होगा आपके हिसाब से यहाँ पर राइट आंसर। नहीं है, मतलब यहाँ पर क्वेश्चन नेगेटिव पूछा गया है, नेगेटिव क्वेश्चन पूछा गया तो आंसर भी क्या होगा, नेगेटिव आएगा, मतलब क्वेश्चन गलत है तो आंसर भी गलत आएगा। इनमें से क्या होगा, 3 ऑप्शन सही हो जाएंगे और 1 ऑप्शन आपके गलत होंगे। गलत वाले को पहले चुन के सही करना है। समावेशी शिक्षा का अर्थ, असमर्थ बालक और दोनों बालक एक साथ पढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही है। असमर्थ बालक को आवश्यकता अनुरूप कुछ विशेष सुविधा दी जाती है, ये भी सही है। शिक्षक बालकों में आपसी सूझबूझ विकास हेतु प्रेरित करती है, ऑप्शन नंबर ये भी सही है। तो गलत क्या है, ऑप्शन ए बी सी तीनों सही है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बालक एक दूसरे के की सहायता के निरपेक्ष भाव रखते हैं, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किसी वस्तु का अवलोकन करते समय बच्चों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए कि वे धीरज रखें, बारीकी से देखें, ए एंड बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। किसी बच्चे को किसी वस्तु का अवलोकन, जब वो बारीकी से उसे समझेंगे, अवलोकन करेंगे, तो आप कौन सी चीज़ों को प्रोत्साहित करने की प्रयास करेंगे, ये सवाल आपसे पूछा है। तो जाहिर सी बात है आप कहेंगे उसे धीरज रखो और बारीकी से देखो। 2 चीज़ें अगर आप कहेंगे तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए एंड बी दोनों। आगे बात करते हैं। निम्न में से पर्यावरण शिक्षण का उद्देश्य है प्राकृतिक भिन्नता और उनके कारणों को बताना, मनुष्य के जीवन पर पड़ने वाली पर्यावरण के विभिन्न प्रभावों का अवगत कराना, शिक्षार्थियों में पर्यावरण के प्रति कल्याणवादी दृष्टिकोण का विकास करना, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। सवाल आपके सामने है, जवाब आपको देना है। जल्दी राइट आंसर यहाँ पर बताइए क्या होगा आपके हिसाब से राइट आंसर। देखिए, पर्यावरण शिक्षण का उद्देश्य होगा प्राकृतिक भिन्नताओं के कारण को बच्चे को बताना, ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
मनुष्य के जीवन में पड़ने वाले पर्यावरण का विभिन्न प्रभाव। आप जो कर रहे हैं उससे ग्लोबल वार्मिंग खराब हो रही है, हीट बढ़ रही है, आपके आने वाले भविष्य खराब हो रहे हैं, उससे बर्फ़ पिघल रही है, अपने मतलब उनको अवगत कराना, उसको जानकारी देना, आने वाले भविष्य में आपकी हालात खराब होने वाली, इसके बारे में भी पर्यावरण का शिक्षण का महत्व है या उद्देश्य है। ऑप्शन बी सही। शिक्षार्थियों में पर्यावरण के प्रति कल्याणवादी दृष्टिकोण का विकास करना, ये भी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे कुछ क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन देखेंगे, बच्चे को अधिकतर समूह में कार्य देना चाहिए, इससे क्या होता है? शिक्षक काम कम हो जाता है, बच्चे अपना काम जल्दी खत्म कर लेते हैं, बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और आपस में परस्पर सहायता करते हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। सवाल इतना अच्छा है, पेडागोजी क्वेश्चन से सवाल है, पेडागोजी क्वेश्चन से जब सवाल है तो आप इसका आसानी से 100% आप इसका राइट आंसर बता पाएंगे। क्या है? अधिकतर, बच्चे को अधिकतर समूह कार्य में यानी ग्रुप में काम करने के लिए अगर उसे देंगे तो क्या होगा? शिक्षक का बोझ कम होगा, ये तो गलत बात होगा। काम जल्दी से ख़त्म होगा या बच्चे एक दूसरे के सीखते और परस्पर सहायता करते हैं। तो राइट आंसर बताइए क्या राइट आंसर होगा? तो जल्दी ख़त्म तो कर लेते हैं, ये भी एक सही होगा, लेकिन राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सीखते हैं और आपस में परस्पर संबंध स्थापित करते हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। शब्द या वाक्यों को त्रुटिपूर्ण रूप से लिखना तथा उसका उच्चारण करना कहलाता है एलेक्सिया, डिसलेक्सिया, हाइपरलेक्सिया, डिसग्राफिया। चलिए क्लियर चीज़ें हैं, एकदम अच्छी चीज़ें, अच्छी तरीके से क्वेश्चन पूछा गया। और आपको पता है कि हमने एलेक्सिया, डिसलेक्सिया मतलब अधिगम विकार से संबंधित एक वीडियो आपको लिए बना के रखा है, टैग वीडियो ट्रिक के माध्यम से वीडियो हमने आपको लिए बना के रखा है, उसको आराम से आप याद कर सकते हैं। अधिगम विकार जिसको कहते हैं, अधिगम कठिनाई जिसको कहते हैं, एलेक्सिया, डिसलेक्सिया, फेजिया, डिसग्राफिया, क्या होगा यहाँ पर? राइट आंसर आपको यहाँ पर बताने हैं। किसके बारे में? उच्चारण संबंधी, ठीक है, लिखना संबंधी। क्या है यहाँ पर? सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? लिखने की अगर बात आए तो हम क्या करते हैं? ग्राफ करते हैं। जब हम कोई चीज़ लिखते हैं हमको हमने कैसे याद किया? ग्राफ के माध्यम से लिखते हैं। तो डिसग्राफिया, जो भी चीज़ें आ जाएंगी लिखने से तो आप ग्राफ के माध्यम से लिखते हैं, तो डिसग्राफिया आपके राइट आंसर हो जाते हैं। तो ये थे मोस्ट इम्पोर्टेंट 15 क्वेश्चन ईवीएस के, आपको 15 में से 15 करने हैं। आपको कितने राइट आंसर हो पाए कमेंट सेक्शन में बताइएगा, या फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी बता सकते हैं। हमने व्हाट्सएप ग्रुप सीटेट 2022 के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, वहाँ पर भी जाके आप बात कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं अपने ऑल ओवर इंडिया के सभी अपने जितने भी क्लास हैं सीटेट 2022 के जितने भी अभ्यर्थी हैं। कंप्लीट नोट्स हमने तैयार कर लिया है सीटेट 2022 के लिए। नोट्स को लेने के लिए 7634993536 नंबर पर आप व्हाट्सएप करके कंप्लीट नोट्स ले सकते हैं। तो हमने ईवीएस, हिंदी, मैथ्स, सीडीपी सभी टॉपिक पर, इंग्लिश सभी टॉपिक पर आपको रेगुलर क्लास मिल जाती है। टीचिंग इंस्टीट्यूट को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।